डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही उदाहरण है, और जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही गति करती हैं। तो स्टडी करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि साधारण प्रकाश, अल्फा किरणें, गामा किरणें आदि विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं, क्योंकि इस प्रकार की तरंगें किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित इकाई के घूर्णन द्वारा, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जो इस प्रकार की जो तरंगें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित इकाई के घूर्णन द्वारा या विद्युत क्षेत्र में चुंबक के द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब इन तरंगों को साधारण स्थिति में भी उत्पन्न किया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित इकाई वहाँ हो, उपस्थित हो, तो भी उत्पन्न किया जा सकता है, और एक विद्युत क्षेत्र में चुंबक के द्वारा भी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी इससे ये बात पता लगती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उपस्थित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में तरंगों की विशेषताएं होती हैं तथा इनके प्रसारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं इनकी लाक्षणिकता की। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से चलते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, सभी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला पॉइंट है कि इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। देखिए, इसमें दोनों क्षेत्र होते हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र तरंग के रूप में इस दिशा में चल रहा है। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र, दूसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, वो भी इसी की दिशा में चल रहा है, लेकिन वो उसके लंबवत है। इन दोनों में 90 डिग्री का अंतर है, एक दूसरे के ये लंबवत हैं। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के घटक होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं एवं उस दिशा के लंबवत होते हैं जिसमें तरंग गति करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक तरंग की निम्नलिखित 5 विशेषताएं होती हैं। वो कौन सी 5 विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है हमारे पास तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। देखिए, तरंग दैर्ध्य किसी भी तरंग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि हम बात करें कि किसी पदार्थ में तरंग के कितने गुण हैं, तो वो उसके तरंग दैर्ध्य से पता लगेगा। जितनी अधिक तरंग दैर्ध्य होगी उसमें तरंग का गुण उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ हम बात करें कि तरंग दैर्ध्य है क्या। यदि कोई तरंग चलती है तो इसमें 2 चीज़ आती हैं। यदि आप एक तरंग को देखें तो इसमें 2 चीज़ आती हैं। एक तो इस तरीके से उभार जाता है, फिर नीचे एक गर्त आती है। ये ऊपर जो उभार है इसको सुरंग कहा जाता है, और नीचे की तरफ जब हम आते हैं इस आधार के तो वो गर्त कहलाता है। मान लीजिए ऊर्जा है, ये इधर चल रही है और ये कंपन स्रोत है, यहाँ से तरंग कंपन कर रही है। तो 2 सुरंग के बीच की दूरी, ये भी तरंग दैर्ध्य है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और 2 गर्त के बीच की दूरी, ये भी तरंग दैर्ध्य है, इसे भी लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो इकाई है वो एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब यहाँ कुछ यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम से संबंधित दी गई हैं, उन यूनिट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली चीज़ हमारे पास आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, कि किसी तरंग द्वारा एक दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। किसी तरंग द्वारा एक दिए हुए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। कोई एक बिंदु है और वहाँ से 1 सेकंड में जो तरंग गुजर रही है, जितनी वो गुजर जाएंगी उतनी उसकी आवृत्ति होगी। तो ये जो आवृत्ति है इसको हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, न्यू, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? न्यू के द्वारा निरूपित करते हैं। तथा चक्कर प्रति सेकंड या हर्ट्ज इकाई में व्यक्त की जाती है। साइकिल पर सेकंड, CPS, इसकी जो इकाई है वो क्या है? जैसे तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या थी? एंगस्ट्रॉम थी। अब यहाँ ये जो आवृत्ति है इसकी जो इकाई है वो चक्कर प्रति सेकंड यानी CPS या हर्ट्ज। ठीक है, ये 2 इकाई हैं इसकी। कि तो किसी तरंग की आवृत्ति इसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा इंटू वी क्या है? 1 सेकंड में तय की गई दूरी। 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या कहते हैं? वेग। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, न्यू, और तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो हम कह सकते हैं न्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ठीक है, लैम्डा बढ़ेगी तो न्यू घटेगी, आवृत्ति घटेगी। ठीक है, यानी तरंग का लक्षण बढ़ेगा तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तरंग की वेग या वेलोसिटी।
1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसका वेग कहलाती है, या c द्वारा निरूपित किया जाता है गणितीय रूप से 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, ये किसी का वेग है। ठीक है, c = लैम्डा × v, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग एक समान वेग अर्थात 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 186,000 मील पर सेकंड से अंतरिक्ष में गुजरती हैं और भिन्न प्रकार की तरंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है तथा इसलिए आवृत्ति भी भिन्न होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आता है तरंगदैर्घ्य या वेव नंबर। तरंगदैर्घ्य या वेव नंबर यह तरंग की प्रति सेकंड संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। यह तरंग की प्रति सेकंड संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है तथा सेंटीमीटर में व्यक्त की जाने वाली तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम के समान होती है। यह म्यू बार द्वारा निरूपित की जाती है। तरंग संख्या यानी 1 सेकंड में कितनी तरंग गुजर रही हैं। ठीक है, कोई एक होल है, एक छिद्र है और उसमें से 1 सेकंड में से जितनी संख्या की तरंगें निकल जाएंगी एक वही तरंग संख्या कहलाएंगी। इसके बाद है आपका आयाम, ये लैम्डा के व्युत्क्रम को भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तरंग संख्या बहुत पूछी जाती है। इसके बाद है आपके पास आयाम, एम्पलीट्यूड। अभी आपने जो वहाँ तरंग देखी थी उस तरंग को एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं कि यदि हम यहाँ तरंग को ड्रॉ करें तो ये जो ऊंचाई आपको दिखाई दे रही है आयाम है। यहाँ पे गर्त पे जो मैक्सिमम गहराई दिखाई दे रही है ये आयाम है। आयाम को ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सॉरी कैपिटल ए। आयाम जो होता है उसको कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम देख रहे हैं आयाम, यह किसी तरंग के चढ़ाव की ऊंचाई तथा उतार की गहराई है तथा ए द्वारा निरूपित किया जाता है। यह प्रकाश की किरण की तीव्रता या चमकीलेपन को ज्ञात करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई तरंगदैर्घ्यों के क्रम में व्यवस्था ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात आती है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है क्या, तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसकी परिभाषा देनी है कि विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की उनकी बढ़ती हुई या घटती हुई तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों के क्रम में व्यवस्था ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाती है। यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है यहाँ कि यदि हम विभिन्न जो हमारी तरंगें हैं उनको लैम्डा या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और व्यवस्थित करने के बाद जो हमारे पास एक क्रम आएगा वही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ यदि आप देखें तो ये पूरा का पूरा विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देता है क्षेत्र, और उससे इधर यदि आप देखें IR है राइट में, फिर रेडियो वेव्स हैं। यानी यदि आप देखें इधर तो जो लैम्डा है वो बढ़ रही है। ठीक है, वेवलेंथ इन मीटर जो है लैम्डा, सॉरी यहाँ जो लैम्डा है वो निरंतर बढ़ रही है। इधर लैम्डा क्या थी, वो कम थी, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी। ठीक है, 10⁻⁻16 10⁻⁻this। तो यहाँ पर ये आपकी विजिबल रेंज है, दृश्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, दृश्य क्षेत्र। इस दृश्य क्षेत्र को यदि आप देखें तो यहाँ पर ये 400 और यहाँ पर ये 700, यहाँ से लेके यहाँ तक नैनोमीटर की बात है। 400 to 700 नैनोमीटर ये आपका विजिबल क्षेत्र है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा इसको। तो आप दृश्य प्रकाश क्षेत्र की यदि बात करें तो आपके पास 7 कलर हैं। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरीके से आपके पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड तक आपके पास। ठीक है, और रेड जो है ये हमारी इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। यदि दृश्य प्रकाश में हम देखें तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि जितने भी सिग्नल हैं आप देखने होंगे सब रेड कलर के बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें
काफ़ी दूर से भी ये रेड कलर जो होता है दिखाई दे जाता है, जबकि जो वायलेट कलर है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वायलेट कलर का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं बनाया जाता कि जिससे हमें ये चीज़ स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ इन तरंगों का, जैसे रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव तरंग है, अवरक्त तरंग है, IR तरंगे कहते हैं जिन्हें, इन सब की तरंगदैर्ध्य और आवृत्तियाँ दी गई हैं। यदि किसी प्रश्न में कुछ आ जाए तो वो आपको परेशान ना करें। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा स्टडी कर सकते हैं, और यहीं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।